नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपको पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर विभिन्न विषयों को लेकर वीडियोस बनाकर दे रहा हूं। आज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कहा जाता है, के संबंध में जानकारी दे रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। अभी पुराने लेबर लॉस की जगह 4 नए लेबर कोड्स मोदी सरकार द्वारा लाए गए। एग्जिस्टिंग जो लेबर लॉज थे और अभी जो लेबर लॉज हैं वो एचआर मैनेजर के अलावा स्टूडेंट्स के लिए, लॉ फ्रेटर्निटीज जुड़े लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए, लेबर के लिए, मैनेजमेंट के लिए बड़ा उपयोगी हैं। इंट्रोडक्शन यह है कि ईएसआई अधिनियम 1948 जो है इम्पॉर्टेंट है और ये इसके अंदर 100 सेक्शन है और करीब करीब 8 चैप्टर हैं। ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस अधिनियम को लागू करती है। जहाँ पर फैक्ट्री है वहाँ पर भी ये लागू है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पर भी लागू है। और एग्जम्पशंस के रूप में गवर्नमेंट चाहे तो किसी को, यूनिट को एग्जम्प्ट भी कर सकती है, जोड़ भी सकती है। ये आपको जानना चाहिए। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, इसके लिए कंपनी को भी वो एग्जम्प्ट कर सकती है। ऑल फैक्ट्रीज एक्सेप्ट दी सीजनल फैक्ट्रीज को छोड़कर ये करीब करीब ईएसआई अधिनियम सभी फैक्ट्रीज पर लागू है। और एग्जम्पशन ऑफ अदर एक्ट, प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट है और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है, ये एग्जम्पशन है। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के सिकनेस, बीमारी, वर्कमैन के लिए कोई भी इलाज वगैरह के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, इंजरी होने पर, ये सब बेनिफिट इसमें मिलते हैं। ये आपको जानना चाहिए। इंश्योरेंस शेड्यूल होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ इसके अंदर कॉरपोरेशन भी है और ये जो है वो सेक्शन 46 इसका इम्पॉर्टेंट है। जैसे डिसेबलमेंट हो गया, उस आदमी को मिलेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कोई इंजरी हुई है, डिपेंडेंट्स हैं, उनको सबको फैसिलिटी ये दी जाती है। मेडिकल बेनिफिट एक्सपेंडिचर मिलता है इसमें। फ्यूनरल एक्सपेंसेस के रूप में भी अब 10,000 रुपये मिलने लगे। ये आपको जानना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 10,000 रुपये की राशि उसको इमीडिएट फ्यूनरल एक्सपेंसेस के रूप में मिलेगी। डेफिनेशंस को जानना चाहिए, जिसमें सारी फैक्ट्रीज, जिसमें प्रेसिडेंट्स हैं, प्रीमाइसेस हैं और जहाँ पर 10 या उससे अधिक वर्कर काम करते हैं, उन पर ईएसआई अधिनियम पिछले 12 महीने के अंदर होने चाहिए, लागू होता है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फैक्ट्री है, तो ये जो है इसमें माइंस को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। रेलवे रनिंग जो शीट है उनको अप्लाई नहीं, उनके ऊपर ये एग्जम्पशन है, उन पर लागू नहीं होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मान लिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2012 का, जिसमें फैक्ट्री माना गया है। ईएसआई उन पर भी लागू होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कोई इंजरी होती है, पर्सनल इंजरी आती है किसी को, और एक्सीडेंट होता है, ऑक्यूपेशनल कोई डिजीज़, किसी रोग जो काम करते हैं उसके कारण हो गया है, और या आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी कई बार इसको कवर किया गया है। तो इस तरह से ये ईएसआई अधिनियम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी वगैरह पे लागू होती है। जहरीली गैस से अगर कोई बीमारी हो जाती है, वो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंतर्गत कवर्ड है। एम्प्लॉयर के रूप में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का जो होता है उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबल माना जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल से भी रिकवर कर सकता है। ऑक्यूपायर, मैनेजिंग डायरेक्टर, लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सब इसके अंदर मैनेजर हैं, ये सब फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में माने जाएंगे। एम्प्लॉय वो है जो बेनिफिट के लिए काम करता है एस्टेब्लिशमेंट में, और इसमें अप्रेंटिस को भी कहीं कहीं लिया गया है। ये आपको जो काम वाम सीखने वाले होते हैं। इस तरह ये सैलरी जो ड्राइंग वेजेस हैं उनके ऊपर ये ईएसआई का अधिनियम एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन कटता है और उसका सारा बेनिफिट, जैसा मैंने बताया, मेडिकल बेनिफिट एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर डिपेंडेंट्स को इलाज का पैसा मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट भी मिल जाता है कई बार। तो इस तरह से ये अधिनियम इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए ये आर्म्ड फोर्सेज में एप्लीकेबल नहीं है। सैलरी ड्राइंग जो वेजेस हैं उन पर ही केवल लगता है और इसके अंदर 60,000 रुपये तक वाला, वैसे तो 15,000 की लिमिट है, 60,000 वाला नहीं आएगा, ये आपको जानना चाहिए।
15,000 तक जिनकी है उनमें ESI कटता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके नंबर ऑफ जजेस को जुडिशल ऑफिसर के रूप में ESI अधिनियम के अंतर्गत, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट को भी ESI अधिनियम के अंतर्गत, सिविल कोर्ट को ये अधिकार नहीं दिया गया, ये जानना चाहिए। ESI कोर्ट ये जैसा अगर लेबर कोर्ट है तो सिविल कोर्ट उस एडजुडिकेशन को नहीं सुनेगा। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम होगा, कोर्ट उसे डिसाइड करेगा डिपेंडेंट्स की क्या पोजीशन है, डिजीज की क्या पोजीशन है, और इसमें लीगल मदर वगैरह है, उसकी वाइफ है, जो भी डिपेंडेंट्स हैं, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, 25 साल तक की आयु तक के लोगों को इस तरह बेनिफिट मिलता है। तो ये इस तरह मैंने एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के लीगल प्रोविजंस के संबंध में आपको बताया। इसका लाभ वर्कर्स लेते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें ESI से जो कवर्ड है उन्हें फिर वर्कमैन्स कंपनसेशन का, अर्थात कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधान, जो अभी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कहा जाता है, क्योंकि एक ही बेनिफिट मिल सकता है, ये आपको जानना चाहिए। WC से जो कवर्ड है और ESI से नहीं है वो WC में लाभ लेंगे, और जो ESI से कवर्ड है वो ESI का लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी YouTube पर एक अर्चना RT आपके नाम से चैनल है, कृपया उसे देखिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।